गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो आपकी सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर है विच इज़ प्रॉब्लम ऑफ डिफेक्शन इन इंडिया। भारत में दल बदल की समस्या। दल बदल से आप समझ ही गए होंगे कि किसी सदस्य का एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। ये एक समस्या क्यों है इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस समस्या का उपाय क्या है इसके बारे में, या भारतीय संविधान ने कौन से इसके उपाय सोचे हैं उसके बारे में भी आज हम समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं इतिहास की बात करूं तो दल बदल का इतिहास जो है ऐसा माना जाता है कि एक बहुत ही पुराना, जब से लोकतंत्र बना है तब से ही लोकतंत्र के साथ कई पार्टियों ने जन्म लिया है और यही पार्टियां जो हैं दल बदल का एक मुख्य कारण होती हैं। नाइजीरिया में इसे कॉर्पोरेट क्रॉसिंग भी कहा जाता है, यानी कि कालीन बदलना। इसी तरह से अंग्रेजी भाषा में क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर्स, कॉर्पोरेट क्रॉसिंग, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन, पॉलिटिक्स ऑफ म्यूजिकल चेयर, पॉलिटिक्स ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, इस तरह के नामों से इसे जाना जाता है। आज जो है साधारण व्यक्ति ही नहीं, प्रजातंत्र में हर कोई बहुत अधिक चिंतित है, क्योंकि ये जो दल बदल की प्रवृत्ति है ये आधुनिक होने के साथ साथ बहुत ही भयंकर है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे परिणाम देती है जो कि लोकतंत्र के भविष्य को कहीं ना कहीं अंधेरे में लेकर जाते हैं। तो दल बदल की समस्या को डिस्कस करने से पहले हम उससे जो है इसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे कि इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना या अन्य किसी दल में शामिल हो जाना, ये इसका सबसे साधारण अर्थ है। यानी कि किसी एक विधायक का या किसी चुनकर गए हुए व्यक्ति का, उम्मीदवार का एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाना दल बदल कहलाता है। इसके अलावा मौलिक सिद्धांतों में विधायक का अपनी पार्टी के नीति के विरुद्ध योगदान करना, ये भी दल बदल कहलाता है। मान लीजिए एक पार्टी का विधायक है या मेंबर है, सदन में गया है और वो अपनी पार्टी की नीतियों के विरुद्ध ही जाता है, तो उसे भी एक दल बदल के तौर पर ही जाना जाएगा। अगर मान लीजिए किसी दल से चुनकर गया है लेकिन उसके बाद वो जाकर उस दल को छोड़ दे और किसी भी दल में शामिल ना हो, यानी कि निर्दलीय हो जाए, तो उसे भी दल बदल की कैटेगरी में रखा है। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि दल बदल क्या होता है। तो ये 3-4 बातें आपको इसमें ज़रूर ध्यान रखनी है। एक और चीज़ कि विधायक अपनी पार्टी के विरुद्ध वोट भी दे देता है तो उसे भी दल बदल कहा जाता है। तो ये 4 बातें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि दल बदल होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। एमसीक्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से दल बदल किसे कहते हैं, तो आप ये चारों पॉइंट्स ध्यान रखें अपना और आपको पता चल जाएगा कि दल बदल क्या होता है। भारत में राजनीतिक दल बदल की जो कहानी की शुरुआत है सन 1923 में स्वराज्य पार्टी के द्वारा कर दी गई थी। आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये स्वराज्य पार्टी क्या है, लेकिन अभी के लिए बता दूं कि जो सदस्य कांग्रेस की कार्यशीलता से संतुष्ट नहीं थे वो अलग होकर एक अलग दल बना लेते, जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास आदि सदस्य होते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भी उसके सदस्य बन जाते हैं। ये स्वराज्य पार्टी थी जो चाहती थी कि विधानसभाओं में जाकर हम सरकार का विरोध करें, यानी कि ब्रिटिश सरकार का विरोध करें। तो सबसे पहला जो है दल बदल का एक रूप देखा गया था जब कांग्रेस से कुछ नेता निकलकर एक नई पार्टी को बना देते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर इतिहास की बात करें तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ सुनने समझने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, बहुत अधिक फेमस दल बदल जो ये डिफेक्शन है तब भी हो गया था जब हरियाणा में एक विधायक ने 24 घंटे के अंदर अंदर 3 बार दल बदल किया, जिसे कहते हैं आयाराम गयाराम। ये शब्दावली भी जो है दल बदल से जुड़ी हुई है। तो कई बार पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कौन सी शब्दावली किससे जुड़ी हुई है, आयाराम गयाराम निम्न में से किससे जुड़ी हुई है, तो वो दल बदल आपको ध्यान रखना है। दल बदल के कारण और दल बदल के परिणाम समझाने से पहले मैं सबसे पहले इसके 2 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवा देना चाहती हूँ, तो ताकि स्टूडेंट्स फ्री रहें कि एग्ज़ाम में कौन सा आएगा, कैसे आएगा। तो एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले दल बदल विरोधी कानून, यानी इस दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया सबसे पहले 1985 में, जिसे 52वां संविधान संशोधन भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से। और कब आया था? 1985 में।
और 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून शामिल है, 10वीं अनुसूची में, तो ये भी आपको रखना पड़ेगा। और इसे जो है इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में इसको जोड़ दिया गया। ये है क्या, अब आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस दल विरोधी कानून के अंदर क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। सबसे पहला, एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्य छोड़ देता है। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट दिया जाता है। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तो ये सारे की सारी जो बातें हैं दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आती हैं। इसको मैं अगर मोटा मोटी समझाऊं तो मैं सीरियल वाइज इसको समझाना चाहती हूँ। जैसे कि 52वां संविधान संशोधन कहता है कि कोई सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर चुनकर जीत कर गया है, जाने के बाद वो त्यागपत्र दे दे उस पार्टी से, या उस दल से निकाल दिया जाए, या उस दल के कोई आदेश है, हाईकमान ने कोई आदेश दिया उसे ना माने, उसके विपरीत जाकर वोट दे दे सदन में, उसके निर्देश के बावजूद भी वोट देने के लिए उपस्थित ना हो सदन में, तो ये सारे दल बदल के अंतर्गत आते हैं, जिससे व्यक्ति को सदस्यता जो है छोड़नी पड़ेगी और वो दल बदल के अंतर्गत जो भी सजा का प्रावधान है वो उसे भुगतना पड़ेगा। इस संशोधन में एक प्रावधान और है कि यदि कोई मनोनीत सदस्य आपको पता है कि 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे कि राज्यसभा में, लोकसभा में 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, 12 जो साहित्य कला के क्षेत्र से जुड़े हुए राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं वो मनोनीत सदस्य। यदि वो मनोनीत सदस्य सदन की सदस्यता ग्रहण करते समय या उसके 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, परंतु बाद में उस दल से इस्तीफा दे देता है या निकाल दिया जाता है या उसके निर्देशानुसार वोट का प्रयोग नहीं करता, तो उसे भी सदन की सदस्यता से वंचित कर दिया जाता है। इसी तरह से कोई मनोनीत सदस्य जो है सदस्य बनने के समय या अधिक से अधिक 6 महीने तक किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं करता, लेकिन 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनता है, तो उसे भी दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा। इसी तरह से एक और प्रावधान है इस संशोधन में कि यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय के रूप में चुनकर जाता है और किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है सदन में पहुंचने के बाद, तो ऐसा सदस्य भी अपनी सदस्यता को खो देगा। इसी तरह से ये एक संशोधन और भी है इसके अंदर कि यदि कोई क्या एक बहुत इम्पोर्टेंट इसके अंदर प्रावधान किया गया है। ये इस संशोधन में कहा गया है कि अगर किसी राजनीतिक दल में विभाजन होता है अथवा 2 दलों के विलय से कोई एक नया दल बनता है, जैसे संसदीय विधायक दल के कम से कम 1/3 सदस्य, किसी पार्टी के मतलब 1/3 सदस्य अपनी इच्छा से अपने दल से अलग होते हैं या अपनी उस पार्टी के निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करते हैं, या इसे दल बदल तो जो इसे दल बदल बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा और ऐसे सदस्यों की सदस्यता वंचित नहीं होगी। तो ये जो 1/3 सदस्य वाली बात है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि 1/3 किसी पार्टी से अगर 1/3 विधायक या सदस्य निकल जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। ये अपनी इच्छा से टोटल जो उस पार्टी के विधायक है वहाँ पर उसका 1/3 निकल जाएगा अपनी इच्छा से, तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा और उसकी सदस्यता वंचित नहीं होगी। तो 1/3 वाली बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि अगला जो संशोधन होगा उसमें इसको डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा कोई सदस्य सदन का सदस्य रह सकता है या नहीं, इसका निर्णय करने की भी व्यवस्था की गई है। इसके संबंध में सदस्य की अयोग्यता के बारे में सदन के अध्यक्ष या फिर सदन का अध्यक्ष कौन हो गया, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष, और सभापति राज्यसभा का, ठीक है। अध्यक्ष या सभापति का फैसला अंतिम होगा। ये भी एमसीक्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि दल बदल से संबंधित फैसला अंतिम किसका माना जाता है, अध्यक्ष और सभापति का। अगर अध्यक्ष या सभापति किसी सदस्य को उस सदन के अयोग्य घोषित कर देते हैं तो इस निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इस संशोधन को लेकर मैं कहूँ कि कोई एग्जाम्पल दिया जाए तो 1989 में अनेक नेता अपने दलों से त्यागपत्र देकर दूसरे दलों में शामिल हुए थे। 1990 में प्रधानमंत्री रहे हमारे वीपी सिंह जो है वो भी दल बदल के कानून को त्यागपत्र देना पड़ गया था। तो ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव
हो गया था ये अधिनियम। उसके बाद इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि 91वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है और ये कब आया था। तो ये संवैधानिक संशोधन 91वां जो है 2003 में आया था और ये भी दल बदल से संबंधित है, दल बदल पर पूर्ण रोक लगाने से संबंधित है और मंत्री परिषद का आकार सीमित करने से भी संबंधित है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 7 प्रावधान किए गए थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। जैसे कि दल बदल करने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, भले ही उसकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। अभी जो हमने 52वां संविधान संशोधन पिछला जो किया था उसमें बताया गया था कि अगर 1/3 अपनी इच्छा से चले जाएं तो वो दल बदल के अंतर्गत नहीं आएगा और उन्हें सदस्यता से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 में इस बात को खारिज करते हुए कह दिया कि कितनी ही संख्या क्या ना हो, 1/3 क्या, चाहे 2/3 हो, चाहे 99% अपनी इच्छा से जाना चाहते हों, तब भी उसे दल बदल ही माना जाएगा और उन्हें अपनी सदस्यता को खोना पड़ेगा। दूसरा, दल बदल करने वाले सदस्य किसी भी प्रकार का सरकारी एवं लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकता है, ये भी एक सजा का प्रावधान कर दिया गया। इसके अलावा सदन की सदस्यता हासिल करने के लिए पुनः चुनाव जीतना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं है कि सदस्यता हासिल करने के लिए उनके जो सदस्यता है वो वंचित हो गई है कुछ समय के लिए, फिर वो आ सकते हैं या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति की मंजूरी से वो वापस आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रावधान खत्म कर दिया गया, जब तक वो दोबारा चुनाव जीत नहीं जाते तब तक वो सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, 4th पॉइंट, मंत्री परिषद का आकार एक सीमित कर दिया गया, यानी कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% कर दिया गया। एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है कि मंत्री परिषद का आकार अब कितना हो सकता है, तो 15% आपको ध्यान रखा है, सदन की संख्या का 15%। ऐसा इसलिए किया गया, कई बार क्या होता है कि मंत्री परिषद का आकार बहुत बड़ा होने की वजह से ऐसे छोटे छोटे मंत्रालय बना दिए जाते हैं, मंत्री बना दिए जाते हैं। देखिए, मंत्री बनने का मतलब है सुविधाएं बहुत अधिक मिलना। तो इसीलिए कई बार क्या करते हैं, कई दल बार्गेनिंग करते हैं सत्ता वाली सरकार से, सौदेबाजी करते हैं कि हम अपनी पार्टी के सदस्यों को आपके अंदर शामिल कर देंगे, बस आप क्या करें, हमें कुछ मंत्री पद दे दें। तो ऐसे में इतने ज़्यादा मंत्री परिषद का आकार हो जाता था, बार्गेनिंग सौदेबाजी करके सरकार को दबाव में आके इतने सारे मंत्री पद जनरेट करने पड़ जाते थे, उल जुलूल मंत्रालय बना देने पड़ते थे और सेटिस्फाई किया जाता था दूसरी पार्टीज़ को, ताकि वो दल बदल ना कर ले या फिर वो सत्ता में अगर आ गई उनकी सरकार, उसके ऊपर टिकी हुई, वो छोड़कर भाग ना जाएं। तो इस वजह से अब क्या कर दिया गया, अब सरकार के ऊपर थोड़ा और दबाव डालते हुए कर दिया गया है कि 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि दल बदल करके गलत तरीके से जो है सत्ता सरकार में ना आया जा सके। तो ये भी एक चीज़ देखी गई है। फिर है छोटे राज्यों में जो मंत्रियों की संख्या, ये तो पिछला जो 15% है बड़े राज्यों के लिए था। जो छोटे राज्य हैं जैसे कि सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, गोवा, यहाँ पे न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है, यानी कि मंत्रियों की संख्या 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहाँ अभी मंत्री परिषद का आकार 15% से ज़्यादा है, इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के अंदर अंदर आकार को 15% तक करना ही होगा, यानी कि 6 महीने का समय दिया गया। अगर चलो 15% से किसी से गलती से बढ़ गया है, कुछ ज़्यादा हो गया, तो 6 महीने का समय है कि आप जितना जल्दी हो सके 15% जो है कर ले 6 महीने के अंदर अंदर। फिर है अधिनियम द्वारा 1985 के 52वें संविधान संशोधन के 1/3 वाले प्रावधान को हटा दिया गया। ऑब्वियसली वो हम फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ चुके हैं। अब 1/3 सदस्यों के विभाजन को मान्यता नहीं दी जा सकेगी, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। अब अगले जो वीडियो में है मैं उसमें दल बदल के कारण बताऊंगी। 13 दल बदल के कारण हैं और इसके परिणाम भी लगभग 13 के आसपास हैं, तो वो हम उसमें करेंगे। वो थोड़ा बड़ा वीडियो होने वाला है, लेकिन बहुत ही ईजी सा है। MCQs के आप प्रिपेयर रखें। तो ये जो मैंने इसमें इम्पोर्टेंट आपको MCQs बताए हैं, 2 अधिनियम बताए हैं, उनको आप ज़रूर बुक में भी पढ़ें और आपके हर तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए इसकी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।